नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा, संपादक जनसंवाद न्यूज। आज हम बात करेंगे 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले छत्तीसगढ़ के दौरे के संबंध में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के पहले सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन तैयारियों का जायजा लेने का काम किया जा रहा है। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम अपने प्रमुख अधिकारियों के साथ इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। उनके साथ जो उनके विभाग के प्रमुख सचिव हैं सोनमणि बोरा जी भी पहुंचे और उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और छत्तीसगढ़ में आदिम जाति जो विभाग के द्वारा जो इनका संग्रहालय है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के लोकार्पण की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। तो रामविचार नेताम इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग्रहालय का जो निर्माण किया गया है उसका तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये पहुंचे। इनके साथ में सोनमणि बोरा जो इनके विभाग के प्रमुख सचिव हैं और आयुक्त हैं सारांश मित्तर जी भी इनके साथ में मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है इसके इंतजार जो है, इसका बहुत लंबे समय से यहाँ के नागरिकों को इंतजार था कि एक बड़ा राज्य स्तर का संग्रहालय कब निर्मित होगा। वह दिन पूरा हुआ और एक बड़ा संग्रहालय 50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। संग्रहालय 50 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें 14 गैलरी हैं और इन 14 गैलरी में 650 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यह 650 मूर्तियां आजादी के समय जो आदिम जाति जनजाति के लोग थे उनके द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कार्यक्रमों में भाग लिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जो भूमिका निभाई गई उनकी ज्वलंत तस्वीरें हैं और उनकी जीवंत तस्वीरें और मूर्तियां इनकी लगाई गई हैं। 50 करोड़ की लागत से यह संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है। काफी महत्वपूर्ण है। यह हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर साबित होगा। इसमें जो प्रदर्शनी रखी गई है उसमें जंगल सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह की भी जीवंत तस्वीरें हैं और यहाँ पर दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था, गार्डनिंग की व्यवस्था और पानी की सप्लाई की भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। प्रदेश को इस बात का काफी लंबे समय से इंतजार था। विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन की ये जो सरकार है इसके आने के बाद से इस बात का इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में कब आएंगे और विकास की सौगात यहाँ पर कब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ पर लोगों में विकास की उम्मीद जगी है। अगर हम राजनैतिक सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5000 करोड़ की विकास परियोजनाओं को यहाँ पर वो लोकार्पण करेंगे और वो घोषणाएं करेंगे जो 5000 करोड़ रुपए की तकरीबन लागत के विभिन्न प्रकार के विकास और निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से सड़क संबंधी परियोजनाएं इसमें जो है शामिल हैं। इसके अलावा वो कोई और बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट और मंत्री और पूरा भाजपा का संगठन इस समय 1 नवंबर की तैयारी में पूरे जोर शोर के साथ भिड़ा हुआ है। आज 27 नवंबर की तारीख हो चुकी है और 1 तारीख में सिर्फ महज 2 दिन का समय बचा है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी करवाने के लिए बड़े पैमाने पर भव्य तैयारियां कर रहा है। विष्णुदेव साय और जो हमारे प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा लगातार कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली जा रही है और विभिन्न विभागों की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोज कोई न कोई मीटिंग चल रही है। विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है और अन्य जो ऐसे कार्य हैं जिनको हमारे प्रदेश के लिए जो है जो महत्वपूर्ण है उनका फीडबैक लिया जा रहा है और उन्हें
अमली जामा पहनाने के लिए ये प्रयास जो है किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या संगठन का कोई भी व्यक्ति या कैबिनेट का कोई भी व्यक्ति या विधायक सांसद कोई भी उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं से उन्हें अवगत कराएगा कि नहीं कराएगा। मोदी जी की गारंटी के आधार पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार तो बन गई है, किसानों को समर्थन मूल्य भी मिलने लगा है, महतारी बंधन योजना की भी शुरुआत हो गई है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिससे अभी सरकार के प्रति बड़े पैमाने पर लोगों में नाराजगी है, वो समस्या है बिजली बिल की। इस सरकार ने जो अभी विष्णुदेव साय की सरकार है, इसने बिजली बिल हाफ योजना को छूट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के लोग बढ़े हुए बिजली बिल से अचानक बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है और उबाल है कि आपने महतारी बंधन के नाम पर 1000 रुपए दिया, लेकिन बिजली बिल बढ़ाकर हजारों रुपए की लूट का खेल यहाँ पर निरंतर जारी रखा गया है। अगर संगठन के लोग, सरकार के लोग, विधायक और मंत्री अगर इस बात को मोदी जी के कानों तक पहुंचाते हैं तो हो सकता है प्रदेश की जनता को इस समस्या से राहत मिल सके। फिलहाल तो पूरा प्रशासनिक अमला मोदी जी के रोड शो के लिए लोगों की व्यवस्था करने के इंतजाम में जुटा हुआ है। विसंगति की बात यह है कि आम आदमी को नेताओं की भीड़ बढ़ाने के लिए जब नेता आते हैं तो भीड़ बढ़ाने के लिए प्रशासन के द्वारा निर्देश दे दिए जाते हैं और उनको लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से फंड जारी नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर जो पंचायत स्तर पर हैं, वो चाहे नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, सबसे ज्यादा शिकार इस व्यवस्था की ग्राम पंचायतें होती हैं। यहाँ पर एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि आपको अपने पंचायत से इतनी गाड़ियां लगाना है। हर पंचायत से 2-3 गाड़ियां लगती हैं और लोगों को, अपने गांव के लोगों को, उनको रायपुर लेकर जाना रहेगा। प्रधानमंत्री का रोड शो रहेगा, वहां पर लाखों की संख्या में लोगों को दिखाना है ताकि मोदी जी को खुश किया जा सके। मोदी जी को जहां तक खुश करने का सवाल है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो फंड खर्च किया जा रहा है वह किस मद से खर्च किया जाएगा। अधिकांश कार्यक्रम जो होते हैं वो वित्त आयोग की योजनाओं की राशि से खर्च करने का मौखिक निर्देश दे दिया जाता है, इसका कोई लिखित निर्देश नहीं रहता है। जबकि अगर आप नियम में जाएं तो नियम के अनुसार उस राशि को वो खर्च नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में स्थिति ये होती है कि पंचायतें प्रशासन के इन मौखिक आदेशों का पालन करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेती है। कार्यक्रम कोई दूसरा हुआ है और बिल किसी दूसरे चीज का लगाया जाता है, जिसके कारण बाद में जब सूचना के अधिकार के तहत तमाम लोग जानकारी लगाते हैं तो वह फिर पंचायतों में और अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। एक और जो है ये सुशासन की जो सरकार है, पारदर्शिता लाने की बात करती है, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, और दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पीछे जो इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी या जो भी सरकारें रही हैं, लगभग सभी सरकारें अपना फरमान जारी करती हैं, अपनी व्यवस्थाएं पूरा करवाती हैं, लेकिन उनको फंड नहीं दिया जाता है। अब मैं सरकार से पूछता हूं कि आप अपने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यदि फंड नहीं देंगे और खर्चे के लिए बोलेंगे तो जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे पंचायत में बैठा हुआ सचिव हो या जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, कलेक्टर हो या फिर जिला पंचायत का सीईओ हो या फिर किसी भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हो, वह व्यवस्थाओं को तो पूरा कर देते हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसका कोई मद न होने के कारण इन्हें मजबूरी में भ्रष्टाचार करना पड़ता है। और वहीं पर जो सुशासन की सरकार है और जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका गला घोंट दिया जाता है।
मैं प्रदेश के तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के नेताओं से, भाजपा के संगठन से अपने इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अगर ऐसे कोई भी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से हर निकाय को फंड देना चाहिए ताकि जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू किया जा सके। जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था तभी हो सकती है या भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता है जब उच्चाधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए अपने मातहत कर्मचारियों के ऊपर किसी प्रकार का अनैतिक दबाव न बनाए, लेकिन उनके द्वारा अपने कार्यों को करवा लिया जाता है और कार्यों को करवाने के बाद उनके भुगतान नहीं किए जाते हैं। अभी पिछला जो चुनाव गुजरा उसमें देखने को मिला कि चुनाव के दरमियान जितने भी जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायतों के द्वारा खर्चा किया गया, राशि अगर ऊपर से आई तो वह जनपद और जिला पंचायत के स्तर पर रोक ली गई, ऊपर से भेजी गई, लेकिन अंतिम सीढ़ी तक जो कि हमारी ग्राम पंचायत होती है वहां तक वह पैसा पहुंचा ही नहीं। ऐसे में उनका जो बिल है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, सरकारी खजाने में तो अंकित हो गया, सरकारी खजाने से रकम निकाल ली गई, लेकिन जो विकास में जो पैसा लगना था वह विकास नहीं हो पाया और फर्जी तरीके के बिल लगाकर उन कार्यों का भुगतान कर दिया गया। सरकार को इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। पूरे प्रदेश की नजर मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी आएंगे तो किस प्रकार की घोषणा करेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश को ऐसी कौन सी उपलब्धि देकर जाएंगे जिससे कि प्रदेश की जनता अपनी पलकों पर नरेंद्र मोदी जी को बिठा सके और मोदी की गारंटी पर विश्वास कर सके। फिलहाल तो जनता बढ़े हुए बिजली बिल जैसे मुद्दों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने को है, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर अभी तक छोटे निकायों के हाथ में सिर्फ झुनझुना ही दिखाई दे रहा है और विकास कार्य कहीं पर भी धरातल में नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गौठान की समस्या, गौधान की समस्या, गौवंश को स्थायित्व प्रदान करने की जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि पूरे प्रदेश के मवेशी और जो गौवंश है वो सड़कों पर नजर आता है और रोज दुर्घटनाग्रस्त होकर मरने को मजबूर होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी यहां आने के बाद गौधाम बनाने की योजना को तत्काल लागू करने के लिए निर्देशित करेंगे या फिर सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति देकर चले जाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपना वजूद अस्तित्व दिखाने के लिए यहां पर आ रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता हमसे लगातार पूछ रही है और उनको उत्तर चाहिए। लेकिन जो विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री हैं वह सिर्फ निरीक्षण करने में लगे हैं, व्यवस्थापन में जुटे हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य अभी दिखाई नहीं दे रहा है। 1 नवंबर को जब नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उनके द्वारा क्या घोषणा की जाएगी और किस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी, इसके बारे में हम आपको उस दिन जरूर अवगत कराएंगे। आप हमारे वीडियो को और हमारे आप इस चैनल पर बने रहेंगे ताकि हम आपको नए अपडेट दे सकें। संगठन में भी बड़े पैमाने पर खींचतान मची हुई है, सरकार के अंदर भी बड़े पैमाने पर खींचतान मची हुई है। 3 मुख्यमंत्री हैं, विष्णुदेव साय जी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरुण साव हैं या फिर विजय शर्मा है या इस पर्दे के पीछे कोई तीसरा, चौथा, 5वां मुख्यमंत्री है जो इस प्रदेश को चला रहा है या समझ से परे है। फिलहाल सरकार अपने नियंत्रण में सरकार को ठीक से चला नहीं पा रही है। स्थिति यह है कि नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश में हावी है। पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव है। जिले के कई कलेक्टरों के कार्यालय के सामने स्पष्ट रूप से उनका चस्पा है कि अब कक्षा में मोबाइल लेकर प्रवेश न करें। और कलेक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको किस बात का भय है जिसके कारण आप कल अपने कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश करने से वर्जित करते हैं आम जनता को या लोगों को?
एक और न्यायालय है जहां पर एक बोर्ड चस्पा रहता है कि न्यायालय में प्रवेश करने से पूर्व अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें हैं। यह न्याय प्रणाली है, यहां पर पारदर्शिता दिखाई देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार में जो कलेक्टर राज चल रहा है, इस कलेक्टर राज में यहाँ पर मोबाइल को लेकर प्रवेश ही पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके कारण सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या सरकार सिर्फ कहने के लिए पारदर्शी है? क्या सरकारी तंत्र में कुछ ऐसा अंदर ही अंदर चल रहा है, ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है जो जनता को दिखाना नहीं चाहते हैं, या फिर उनके मन में कोई ऐसा भय है, इनके द्वारा कोई ऐसे अनैतिक कृत्य किए जा रहे हैं कि कोई आदमी इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर ले? ऐसा कलेक्टरों के मन में भय दिखाई देता है। कई जिलों में 200, 250, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड उनका माइनिंग का फंड है, डीएमएफ का फंड है, खनिज न्यास निधि का फंड है, और बड़े पैमाने पर इन फंडों का दुरुपयोग लगातार जारी है। इसकी मॉनिटरिंग विष्णुदेव साय जी जो है, इनकी सरकार इसकी मॉनिटरिंग ठीक से कर नहीं पा रही है। इन सारी समस्याओं पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहेंगे जनसंवाद न्यूज के साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर हमें जरूर भेजेंगे, ताकि हम अगले विषय को आपकी मंशा के अनुरूप आपके साथ प्रस्तुत करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए जनसंवाद।